ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है पंखुरी वक्त जोशी जी, जो साहित्य एवं कला जगत की जानी मानी हस्ती संतोष चौबे जी की रचनाओं को अपनी आवाज में आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगी। दोस्तों, कवि, कथाकार और उपन्यास संतोष चौबे जी हिंदी के उन साहित्यकारों में से हैं जो साहित्य तथा विज्ञान में समान रूप से सक्रिय है। उनके द्वारा लिखित 6 कथा संग्रह है हल्के रंग की कमीज, रेस्तरां में दोपहर, 9 बिंदुओं का खेल, बीच प्रेम में गांधी, मगर शेक्सपियर को याद रखना और प्रतिनिधि। दोस्तों, इनके द्वारा लिखे गए 4 उपन्यास है राग केदार, क्या पता कामरेड मोहन, जल तरंग और सपनों की दुनिया में ब्लैक होल। दोस्तों, इन्होंने 3 कविता संग्रह और 2 आलोचनात्मक पुस्तकें भी लिखी है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे संतोष चौबे जी की कहानी को पंखुरी वक्त जोशी जी की आवाज में। दोस्तों, पंखुरी वक्त जोशी जी एक बहुत ही अच्छी मंच संचालक है और साथ ही लेखन का कार्य भी करती है। पंखुरी जी ने काफ़ी सारे कवि सम्मेलन और मुशायरों में रचना पाठ किया है और आकाशवाणी से अनेक बार उनकी कविताओं का प्रसारण भी किया जा चुका है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में उपस्थित है, जो संतोष चौबे जी की रचनाओं को अपनी आवाज के माध्यम से आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगी। तो आइए सुनते हैं संतोष चौबे जी की इस रचना को पंखुरी वक्त जोशी जी की आवाज में, जिसका शीर्षक है हल्के रंग की कमीज। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन पढ़ेगा उज्जैन के श्रोताओं को पंखुरी वक्त जोशी का नमस्कार। आइए दोस्तों, आज आपको संतोष चौबे की कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है हल्के रंग की कमीज। रोहित ने बाजार से लाया पैकेट पिता के सामने खोलते हुए कहा, पापा, ये कमीज कैसी लगी? हमने आज ही खरीदी है। सुधांशु दफ्तर से अभी अभी लौटे थे। हर रोज की तरह वे अपनी मनपसंद आराम कुर्सी पर पैर फैला कर बैठे थे। धीमे स्वर में अमजद खां का सरोद चल रहा था। सुधांशु धीमे धीमे चाय का प्याला खत्म कर रहे थे। करीब 1 घंटा इस तरह से गुजारने के बाद वे ताजगी महसूस करते थे। फिर बच्चों से हल्का फुल्का मजाक कर और परिवार के साथ खाना खाकर वे अक्सर अपने पढ़ने के कमरे में चले जाया करते थे। करीब 11 बजे सुरेखा उनके कमरे में कॉफ़ी या दूध लेकर आती थी। वे दिन भर की बातें और घटनाएं शेयर करते थे, फिर आसपास टहलने निकल जाते थे। सुधांशु जब बिस्तर में जाएं तो आप घड़ी मिला सकते थे। वो 11:30 का वक्त होता था। सुधांशु ने अपने जीवन में ये चिंता मुक्त ठहराव बड़ी मेहनत से हासिल किया था। एक साधारण रिसर्च असिस्टेंट से शुरू करके वे अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर आज डायरेक्टर रिसर्च के पद पर थे। वे सेल्स में जा सकते थे, मार्केटिंग और कमर्शियल में जा सकते थे, जहां ज्यादा पैसा था, पर उन्होंने रिसर्च की लाइन को चुना। उन्हें भागदौड़ से चिढ़ थी। वे मैनिपुलेट नहीं कर सकते थे। शोर से उन्हें अपार घृणा थी। वे सब चीज़ व्यवस्थित चाहते थे और अपने आसपास के लोगों को शांत और सुरुचिपूर्ण। उन्होंने अपने लिए ऐसा संसार बना भी लिया था। पिछले दिनों उन्होंने शहर के बाहरी हिस्से में एक 1.5 मंजिल का मकान बनवाया था, जिसमें सामने एक खूबसूरत सी बालकनी थी। वे अक्सर उसमें अकेले बैठते थे। घर बनवाते समय उन्होंने काफ़ी जगह खाली छोड़ दी थी और अब उस पर सुंदर फूलों की क्यारियां बना ली थी। सुबह वे क्यारियों के बीच गुजारते और शाम संगीत और पुस्तकों के बीच।
सुधांशु जीवन के ऐसे मुकाम पर थे जहां उन्हें सफल कहा जा सकता था। अपने बेटे रोहित से उनकी गहरी दोस्ती थी। दोनों कई विषयों में समान दिलचस्पी रखते थे। रोहित को पुस्तक से गहरा लगाव था और वो पापा से कई विषयों पर बहस करने की सामर्थ्य रखता था। कभी कभी शाम को दोनों घूमने निकल जाते थे। तब अक्सर रोहित के कॉलेज की बातें होती या सुधांशु के स्ट्रगल के दिनों की। आज रोहित कुछ कपड़े खरीद कर लाया था और पापा को दिखाना चाहता था। सुधांशु ने चाय का प्याला नीचे रखते हुए कहा, लाओ देखें तो। रोहित ने कमीज पापा की ओर बढ़ा दी। हल्के नीले रंग की धारियों वाली सुंदर सी कमीज। उन्होंने उसे उलट पुलट कर देखा। कमीज वाकई सुंदर थी, कपड़ा भी मुलायम था। उन्होंने धीरे से कहा, अच्छी है। पर रोहित की कमीज वापस करते हुए उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। उन्हें लगा जैसे वे इस कमीज को पहचानते हैं, जैसे वो उनके बहुत निकट है, जैसे कुछ है जो उन्हें इस कमीज से जोड़ता है। उन्हें अचानक बड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी। वे उठे और आकर बालकनी में बैठ गए। सुधांशु ने अपने दोनों पैर सामने बालकनी की मुंडेर पर टिका लिए, जेब से गोल्ड फ्लैग का पैकेट निकाला, सिगरेट सुलगाई और गहरे कश लगाने लगे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और वे अपनी बेचैनी का कारण तलाशने लगे। तभी उनके सामने एक लड़के का चेहरा उभरा। यही कोई 18-19 साल का लड़का, करीब करीब रोहित के बराबर घुंघराले बाल और माथे पर आती लटें। लड़का पाजामा और बनियान पहने खिड़की पर बैठा था और कुछ पढ़ रहा था। किसी ने धीरे से कहा, क्यों, घूमने चलोगे? लड़के ने घूम कर कहा, आरती तुम? हाँ मैं। ये क्या दिन रात किताबों में सिर घुसाए रहते हो? चलो घूमने चलें। कहाँ? कहीं भी। कैसी बढ़िया हवा है, कैसे बादल उठ रहे हैं। अगर बारिश आ गई तो मज़ा ही आ जाएगा। नहीं आरती। क्यों? मुझे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पढ़ना है। ऐसे बढ़िया मौसम में भी कोई पढ़ता है? आरती मेरे कल से टेस्ट हैं, प्लीज़ परेशान मत करो। तो मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? ठीक है, जाती हूँ, अब नहीं आऊँगी। और वो पैर पटकते हुए चली गई थी। पर 2 मिनट बाद ही लौट आई थी। चुन्नी के नीचे एक कटोरी निकालते हुए उसने कहा था, लो खा लेना, और फिर चली गई थी। लड़के ने देखा पके हुए जामुन थे। उसने धीरे से एक फल मुंह में रखा और सोचा, मैं घूमने जा भी सकता था, आखिर मासिक टेस्ट ही तो था। फिर विषय के बारे में मुझे सब कुछ मालूम भी था। फिर क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? किताब से उसका दिल उचट गया। वो बैठा रहा। सुधांशु उठे और बाहर क्यारियों में निकल आए। ऊपर पूर्णिमा का चांद अपने पूरे वैभव के साथ चमक रहा था। बाहर एक शांत उदासी थी। सुधांशु की बेचैनी कम होने के बदले और बढ़ गई। वे क्यारियों के बीच धीरे धीरे टहलने लगे। धीरे धीरे उनकी याद में एक और चित्र उभरने लगा। शहर के पास की वो झील और पिकनिक स्पॉट, कॉलेज का पूरा दल और आरती। वे धीरे से भीड़ से कटकर पास की पहाड़ी पर चले गए थे और एक कोने में बैठकर झील को निहार रहे थे। तभी एक खुशबू सी आई थी और उन्हें अपनी पीठ पर किसी का दबाव महसूस हुआ था। जब तक वे समझ पाते, किसी ने पीछे से झुककर उन्हें चूम लिया था। आरती, ये क्या कर रही हो? तुम्हें चूम रही हूँ, लेकिन यहाँ ऐसे खुले में? क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे अच्छे लगते हो। नो आरती, इट इज़ नॉट प्रॉपर। मैं तुम्हारे इस प्रॉपर शब्द से बड़ी परेशान हूँ। ज़रा बताओगे कि ये चूमना आखिर कब प्रॉपर होगा? तब जब वो असल में प्रॉपर होगा, उन्होंने हंसते हुए कहा था। फिर वे उठे और नीचे चले आए थे, पर उनके साथ ही साथ चली आई थी एक अनुभूति। गाल पर 2 लरचते होंठ और खुशबू, चारों ओर खुशबू। सुधांशु ने बगीचे का फाटक खोला और सड़क पर निकल आए। वे तेज तेज कदमों से सामने वाली लंबी सड़क पर चलने लगे। उनकी चाल के साथ साथ उनके दिमाग में चलने वाली फिल्म की गति भी बढ़ गई।
उन्होंने देखा एक घर, बड़ा सा घर, उसके बीचों बीच आंगन और एक नीम का पेड़। सर्दियों की दोपहर में घर में कोई नहीं है। वे पेड़ के नीचे खटिया डाल कर बैठे हैं। कोई किताब हाथ में है। तभी वो आती है। उसकी शादी हो चुकी है। उसने गहरे लाल रंग की साड़ी पहन रखी है। माथे पर गोल बड़ी सी बिंदी है। केश घने घने और खुले, पीछे हल्के से रिबन से बंधे और बहुत खूबसूरत लग रही है, जैसे शादी के बाद अक्सर लड़कियां लगा करती हैं। वो आती है और बैठ जाती है। बहुत देर तक चुप बैठी रहती है। वे कहते हैं, कैसी हो? वो बिफर कर कहती है, सुधांशु, आई डोंट लाइक हिम। किसे? उसी को जिससे मेरी शादी हुई है। ओह। वो कुछ देर के लिए चुप हो गई थी, फिर अचानक बोली थी, सुधांशु, तुम मुझे भगा ले चलो। वो बुरी तरह चौंक गया था। कहाँ? कहीं भी। रोकते रोकते भी उसके मुंह से निकल आया था, नो आरती, इट इज़ नॉट प्रॉपर। वो अचानक उनके कंधे से लग गई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। काफ़ी देर बाद उसने धीरे से अपना सिर हटाया था, साड़ी के पल्ले से मुंह पहुंचा था, एक बार गहरी नज़र सुधांशु की ओर देखा था, फिर बाहर निकल गई थी। सुधांशु के मन में गहरी टीस सी उठी थी। उन्हें पूरा संसार एकदम बेमानी सा लगने लगा था। उनका दिल फटने को ही आया था। उन्होंने देखा वे रो रहे थे। उन्हें याद नहीं कि वे कब सोए और कब उठे। शाम का छुटपुटा फैल चुका था और उनके सिर में भयंकर दर्द था। वे मुंह पर पानी के छींटे मारने वॉश बेसिन के सामने खड़े हुए थे कि तभी उन्होंने सामने लगे आईने में देखा सिंदूर की एक गहरी रेखा उनके बाएं कंधे से बाहर तक झांक रही थी। कंधे पर जगह जगह आंसुओं का निशान थे और उनकी कमीज हल्के नीले रंग की धारियों वाली कमीज। सुधांशु चौंक कर रुके, लंबे लंबे डग भरते हुए वापस घर की ओर लौट पड़े। एक अजब उद्विग्नता से उन्होंने फाटक खोला। घर में घुसते ही 2-3 बार आवाज लगाई, रोहित, रोहित। रोहित ने अपने कमरे से निकलते हुए कहा, क्या बात है पापा? रोहित, तुम्हारी वो कमीज, मुझे लगता है तुम्हारी वो कमीज बहुत हल्के रंग की है, उसे कल वापस कराना और कोई गहरे रंग की खिलती सी कमीज लाना। रोहित को बड़ा आश्चर्य हुआ। हमेशा शांत और संयत रहने वाले पापा को इस तरह लरचती हुई आवाज में बोलते हुए उसने पहली बार सुना था। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, और ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से। दोस्तों, अभी आपने सुनी संतोष चौबे जी द्वारा लिखित ये कहानी हल्के रंग की कमीज, पंखुरी वक्त जोशी जी की आवाज में। दोस्तों, सुधांशु के दिल में आरती के प्रति जो भाव था, वो भाव किसी अंतर्मन में चलती असमंजस को लेकर कभी खुलकर आरती से कह नहीं पाया। सुधांशु के दिल में आरती हमेशा से ही एक अलग स्थान लिए मौजूद थी, जो शायद सुधांशु ने कभी आरती को भी नहीं बताया। आरती सुधांशु से प्रेम करती थी। वो अपनी प्रेम की भावनाओं को सुधांशु के सामने बार बार प्रकट करती रहती थी, लेकिन वही सब बातें इट्स नॉट प्रॉपर सुधांशु को हमेशा आरती के करीब जाने से रोकती रहती थी। और फिर एक दिन आरती सुधांशु से काफ़ी दूर हो गई, लेकिन फिर भी आरती की चाह यही थी कि वो अपना जीवन सुधांशु के साथ ही व्यतीत करे। लेकिन सुधांशु को पता नहीं क्यों वो सब चीज़ें सही नहीं लग रही थी। और दोस्तों, फिर उन दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए और आरती बस सुधांशु की याद में ही रह गई। पर ये याद शुरू हुई थी उस हल्के रंग की कमीज के साथ। दोस्तों, इस कहानी में जिस तरह से प्रेम के भावों की अभिव्यक्ति की गई है, वो वाकई में अवर्णनीय है। इस सुंदर रचना के लिए पंखुरी वक्त जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी आवाज के माध्यम से संतोष चौबे जी की रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना पंखुरी वक्त जोशी जी की आवाज में संतोष चौबे जी की रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न
या विचार तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।